दोस्तों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस मंच पर। आज हम गुजरेंगे हिंदी साहित्य लेखन परंपरा और काल विभाजन आधारित जो प्रश्न है ना, जो डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप बीपीएससी की शिक्षक परीक्षा दे रहे हैं, 6 to 8 टीजीटी या पीजीटी कुछ भी दे रहे हैं, तो ये खंड आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो अभी नीट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और जिद में लगे हुए हैं कि प्रोफेसर बने, तो उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप चाहे तो हमारा परिचय देख सकते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ आदित्य राज और मेरा जो BA MA BHU से ही हुआ है। 2020 में 99% के साथ मैं JRF हूँ और वर्तमान में PhD कर रहा हूँ BHU से। ओके, तो चलिए सीधा चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, गौर से देखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप यदि जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो बिल्कुल इसे याद करने की कोशिश करिएगा और बार बार रिवीजन तो जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। ओके, तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम कौन है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है ये किसका है पता है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अच्छा, ये बताइए कब आया है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में आया है। कब? 1952 ईस्वी में। ठीक। और इनकी दो और पुस्तक है, जो है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, वो भी 1952 में आई है। और दूसरी है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये इनकी पहली इतिहास की पुस्तक है, वो 1940 में। तो इन तीन पुस्तकों को आप ध्यान में रखेंगे। ओके, इन तीन पुस्तकों को ध्यान में रखेंगे और इसका आंसर जो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। पेन का कलर थोड़ा हम चेंज कर दें, अच्छा लगेगा आपको भी। ओके, ये देखो, अब दूसरा प्रश्न है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इनके जो लेखक हैं मोतीलाल मनेरिया, ये हैं। मोतीलाल मनेरिया वो हैं जिनका जो है राजस्थानी साहित्य में काफ़ी योगदान है। इन्होंने डिंगल साहित्य पे, सॉरी पिंगल साहित्य पे काफ़ी अधिक काम किया है राजस्थानी में। ओके, तो आप इसको याद रखेंगे कि जो है राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक किसकी है? मोतीलाल मनेरिया की। और एक जो है राजस्थान के ही हिंदी का वीर काव्य लिखने वाले टीकम सिंह तोमर। ठीक है, ये याद रख सकते हैं टीकम सिंह तोमर को भी। ओके, एक चीज़ चाहें तो आप टीकम सिंह तोमर जी जो हैं उनके बुक के प्रकाशन वर्ष भी याद रख सकते हैं आप, जो कि 1945 का है, 1945। ठीक है, ओके। मोतीलाल मनेरिया जी हो गए। रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? ठीक है, हम जब पहला लेक्चर लिए थे तो आपको बताए थे कि श्रृंगार काल किसने कहा और रीत काल के विभिन्न नामकरण करने वाले लोगों के बारे में बात की थी मैंने। तो रीत काल को श्रृंगार काल जो है कौन कहा? पंडित या आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। यहाँ आधा नाम लिखे हैं, आचार्य पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिखें या आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिखें, दोनों सही है। देखिए कितनी बार रिपीट कर रहे हैं यहाँ प्रश्न। ठीक है, तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो बाकी और ऋतकाल को कहने वाले लोग जो हैं जो है ऋत काव्य कहते हैं ग्रियर्सन। अलंकृत काल मिश्र बंधु, ये इम्पोर्टेंट है। अलंकृत काल किसने कहा? ऋत काल जो है नाम देते हैं रामचंद्र शुक्ल, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल, और अंधकार काल इसको त्रिलोचन जी कहते हैं। अंधकार काल कौन कहते हैं? त्रिलोचन जी। ये सब आपको याद रखना होगा। ओके, चलिए, ये दो चीज़ आप, अंधकार काल, कला काल और अलंकृत काल, तीन चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। कह रहे इनमें से किस इतिहास साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ठीक है, ये किशोरी लाल गुप्त जो है जो ग्रियर्सन वाली पुस्तक थी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, उसका अनुवाद किए थे। ठीक है, और एक और किताब था
जिसका लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने अनुवाद किया था। जो गारसा तासे की पुस्तक है हिस्टोरियर ला इंडो हिंदुस्तानी जो है उसका अनुवाद कौन किए थे? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इसको भी ध्यान में रखें। ये कहते हैं हिंदुई साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदुई साहित्य का इतिहास ये अनुवाद करते हैं। ठीक है, और ये काम जो है मतलब जो प्रथम इतिहास वाली पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1957 है। ये प्रकाशन वर्ष नेट जेआरएफ के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो पीजीटी दे रहे हैं उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये जो है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जो है 1952 ईस्वी में लिखते हैं। ठीक है, तो पीजीटी के बच्चे जो हैं या 6 to 8 वाले बच्चे आप याद रखेंगे सिर्फ राइटर का नाम और अनुवादक का नाम। ओके, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका में है? ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। हिंदी शब्द सागर नागरिक प्रचारणी सभा से पब्लिश हो रही थी ना, और ये 1929 ईस्वी की बात है। समझ के बात को? ओके, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ही हिंदी साहित्य का विकास नाम से ये भूमिका है। हिंदी साहित्य का विकास नाम से ये भूमिका लिखा गया है हिंदी शब्द सागर में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के समय कब माना? तो आप देखो रामचंद्र शुक्ल जो रीतिकाल का समय कब मानते हैं? 1700 से 1900। ठीक है, 1700 से 1900 को रीतिकाल का समय मानते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। और अब बाकी चीज़ देख सकते हैं। आदिकाल को जो है 1050 से 1350 और BS विक्रम संवत में है। मैंने आपको बताया था इसमें से 57 घटा देंगे तो आपको जो है नॉर्मल ईयर मिल जाएगा। ओके, भक्ति काल जो है 1375 से 1700, रीत काल जो है 1700 से 1900, गद्य काल जो है 1900 से 1984। अब इसको जो है आगे भी बढ़ा देंगे, लेकिन चूँकि आप जानते हैं शुक्ल जी जो है 1944 में आई थिंक उनका डेथ हो गया था। तो और दूसरी बात यह है कि आप देख पा रहे हैं कि 1929 की पुस्तक है, तो उस हिसाब से ही अपना काल विभाजन किए हैं। ये आगे बढ़ते ही जाता है। 1900 के बाद आप मान सकते हैं 1984 को ना याद रखें तो ना याद रखें, पर बाकी 3 जो है वो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, बाकी 1900 के बाद। ओके, अब है 17 नंबर का क्वेश्चन जो है वो देखिए। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? ठीक है, राम कुमार वर्मा ने लिखा आलोचनात्मक इतिहास, आप जानते हैं। हाँ, उसके बाद जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी जिक्र किए। हाँ, कि हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, 3 पुस्तक ये लिखे हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का मैंने अभी जिक्र किया कि 1952 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से पुस्तक लिखते हैं, जो मतलब अनुवाद करते हैं और अपना भी पुस्तक लिखते हैं बाद में। ओके, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये डॉक्टर नगेंद्र जो है, डॉक्टर नगेंद्र जनरली आप लगा सकते हैं या कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, कि नगेंद्र की पुस्तक तो सब पढ़ते हैं इतिहास वाली, लेकिन जो वो नगेंद्र की पुस्तक इतिहास वाली है ना, वो वास्तव में वो संपादित पुस्तक है। ठीक है, बहुत सारे राइटर मिलकर लिखते हैं उसको, नगेंद्र अकेले नहीं लिखते हैं, और नगेंद्र कई जगह से कंटेंट लेकर के उसका संपादन करते हैं। तो ये संपादित पुस्तक के नगेंद्र लिखते हैं ना, तो वो हो जाएगा आपका नगेंद्र जी आंसर ही हो जाएगा। उन्होंने इतिहास तो नहीं लिखा, संपादित किया इतिहास को। ओके, अब देखो किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का वर्णन दिया है? बहुत मजेदार है। आप जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की भूमिका आप जब पढ़ेंगे तो ये मिस्र बंधुओं को थैंक्स बोला गया है, आभार व्यक्त किया गया है इनके प्रति। और ये 3 बंधु जी हैं जिन्होंने जो है 5000 कवियों को अपने इतिहास ग्रंथ में जगह दिया है। तो मिस्र बंधु होंगे। अब प्रश्न कई बार बन जाता है मिस्र बंधु में कौन कौन हैं, तो हमने जो है पहले लेक्चर में ही बताया था 2SG। ठीक है, SG के बल्ले से जनरली बहुत प्लेयर खेलते हैं, तो 2SG। हाँ, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ठीक है, ये 3 लोग हैं, श्याम, सुखदेव और गणेश। श्याम, सुखदेव और गणेश। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ आप देख सकते हैं, श्याम, सुखदेव और गणेश बिहारी मिश्र। ठीक है, इनके पुस्तक का क्या नाम था? तो मिस्र बंधु विनोद था। ये पुस्तक जो है पहली बार 1913 ईस्वी में आए। ठीक है,
4 भाग में है। पहले जो है 1913 ईस्वी में 3 भाग आ गया था। 1913 ईस्वी में इस पुस्तक का 3 भाग आ गया था और 1934 ईस्वी में बाकी एक जो भाग है वो आया। याद भी रख सकते हैं, चौथा भाग 1934। ठीक है, इसको लिए हमने एक ट्रिक निकाला था। 3 की बात हो रही है तो 13 की बात होगी, और चौथे की बात हो रही है, फोर्थ की बात हो रही है तो 34 की बात होगी। इससे कन्फ्यूजन थोड़ा कम रहेगा ना। ओके। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है? ठीक है, तो जब आप रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ेंगे तो पूर्व परंपरा या प्रमुख ग्रंथ नहीं है, वो युग की प्रवृत्ति पे बहुत जोर देते हैं। ठीक है, आप चित्तवृत्ति की बात करते हैं अपने युग में, कहते हैं कि बहुत सारा किताब लिख दिया गया अलग अलग विषय पे, वो अलग बात है, लेकिन जो है जनता किस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, जनता किस चीज़ को देखे, तो जनता जिस चीज़ को एक्सेप्ट करती है उसके बारे में बात करते हैं कि शुक्ल जी की आदिकाल में सिद्धनाथ भी लिख रहे थे और रासो काव्य भी लिखा जा रहा था, तो रासो काव्य ने अधिक प्रसिद्धि पाई, भले वो कम है फिर भी वो अधिक प्रसिद्धि पाई, इसीलिए वो रासो काव्य को ज़्यादा महत्व देते हैं बरक्स इसके की जो सिद्धनाथ साहित्य के। ठीक है, तो युग की प्रवृत्ति वो हो जाएगा इसका आंसर। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है? ठीक है, सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति है। अब बताते हैं क्यों। विधेयवादी पद्धति का मतलब होता है लॉजिकल होना। ठीक है, लॉजिक कि ए राइटर है, राइटर ए जो है इसी ग्रंथ को क्यों लिया, या इस ग्रंथ में आखिर क्या है ऐसा कि हम लेंगे। ठीक है, तो वही बात है कि काल विभाजन कर रहे हैं या फिर किसी राइटर को आप सिलेक्ट कर रहे हैं या किसी राइटर को महत्व दे रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है, तो आपको वो कारण देना ही पड़ेगा। या किसी की आलोचना खूब कर रहे हैं तो उसको उसको उदाहरण देना पड़ेगा कि भाई देखो यहाँ केशव को कवि हृदय नहीं मिल रहा है, ये चीज़ यहाँ दिख रहा है। या बिहारी में एक एक दोहा जो है एक एक गुलदस्ते के मतलब गुलदस्ते के उस फूल के समान है, इस तरह की जो चीज़ें हैं। हाँ, तो उसके लिए आपको फिर एग्जाम्पल देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तो यही है विधेयवादी पद्धति। ठीक है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी इस विधेयवादी पद्धति का अनुसरण करते हैं। तो सबसे विकसित पद्धति क्या है? विधेयवादी पद्धति। ठीक है, ओके। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ठीक है, इसके ग्रंथ के लेखक आई थिंक जो है विजेंद्र स्नातक ऑप्शन में दे रखा है, या फिर नामवर सिंह दे रखे हैं, नलिल बिलोचन शर्मा दे रखे हैं और विनय मोहन शर्मा दे रखा है। ओके, तो आप देखेंगे कि कंडीशन क्या बनती है। नलिल बिलोचन शर्मा जी हैं, ठीक है, लेकिन जो है बाकी जो ऑप्शन है आप देखेंगे बाकी ऑप्शन में कौन कौन है। जो नामवर सिंह है या विनय मोहन शर्मा है या विजेंद्र स्नातक हैं, तो इन सब का आपको हम बता रखे हैं पहले ही किताब में, जो है पहले लेक्चर में बता रखे हैं आपको कि विजेंद्र स्नातक का काम कहाँ है। विजेंद्र स्नातक का काम आप देखेंगे जो है जब हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास लिखा जा रहा था तो उसमें जो है ये विजेंद्र स्नातक की भूमिका जो है वो भक्ति काल के सगुन धारा के लिखने के लिए हुई है। ठीक है, नामवर सिंह का देख आप जानते हैं कि जो है समकालीन प्रवृत्तियों को लेकर के नामवर सिंह काफ़ी लिखे हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर नलिल बिलोचन शर्मा। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, अब देखो विनय मोहन जी का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हिंदी साहित्य का भी था उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की का याद रख सकते हैं आप। ठीक है, हिंदी इसमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था? ठीक है, तो इसमें से किस विद्वान ने हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहा था? आप देखेंगे जो है सिद्ध सामंत काल कहने वाले कौन हैं? आपके ऑप्शन में राम कुमार वर्मा यह है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, मिश्र बंधु हैं और राहुल संकृत्यायन।
ठीक है। तो आप तो जानते हैं कि जो है सिद्धों और नाथों पे राहुल संकृतायन का काफ़ी वर्क रहा है। वो तिब्बत यात्रा में बहुत विस्तार, अपनी तिब्बत यात्रा में काफ़ी विस्तार से इसके बारे में लिखते भी हैं। ठीक है, तो आंसर तो आपका सी हो जाएगा। लेकिन बाकी लोग जो है वो क्या क्या कहते हैं, जैसे राम कुमार वर्मा जो है वो क्या कह रहे हैं, या फिर मिश्र बंधु या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राम कुमार वर्मा जो कहते हैं ये संधि काल प्लस चारण काल है। ठीक है, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु कहते हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी इसे बीजोत्पन्न काल कहते हैं। ठीक, तो इन तीनों चीज़ को आप याद रखेंगे। बाकी शीत सामंत काल कौन कहते हैं, राहुल संकृतायन कहते हैं। देखिए कितना बारी DSSB, PGT, PGT, GSC, राजस्थान लेक्चरर, UGC नेट, सारे जगह पूछा गया है। बहुत जगह लोग कंफ्यूज रहते हैं, इस वजह से आंसर गलत करके आ जाते हैं। तो आप इस कंफ्यूजन को ख़त्म करके रखेंगे। ओके, हिंदी भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? भारतीय साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण राइटर जो हैं रामविलास शर्मा जी हैं, वो हैं। ठीक है, रामविलास शर्मा के कम से कम 100 प्लस आलोचनात्मक पुस्तक है। जैसे भारतीय सौंदर्य बोध, तुलसी, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, ये इम्पोर्टेंट है। परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है, एक किताब और याद रखेंगे, निराला आत्महंता। ये किसकी किताब है? दूधनाथ सिंह की। हालांकि साहित्य के इतिहास लेखन में नहीं है, ये निराला पर आलोचनात्मक पुस्तक है, ये अलग बात है। लेकिन आप जो है याद रख सकते हैं, आत्महंता, निराला आत्महंता। अब देखो इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य का वर्तमान गति नाम से लिखते हैं? तो जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे रामचंद्र शुक्ल वाले, तो ये सारा चैप्टर का नाम है, गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति। ठीक है, तो ये रामचंद्र शुक्ल इसका आंसर हो जाएगा। देखिए रामचंद्र शुक्ल कितने इंपॉर्टेंट जी हैं। ओके, कितने नंबर पे थे हम? 15 पे चलते हैं अब। ठीक है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल कौन किसने कहा? तो हमने अभी कला काल किसने कहा था? रमाशंकर शुक्ल रसाल। इसका जिक्र हम इससे पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इसको हम लोग रहने देते हैं। जैसे बस एक याद रख लीजिए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है इसको श्रृंगार काल कहते हैं और मिश्र बंधु अलंकृत काल कहते हैं। बस सुमेलित कीजिए। जनरली इस तरह के प्रश्न जो है आते हैं, नेट जेआरएफ के एग्जाम में तो आता ही आता है। GDC देखिए प्रवक्ता के एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक, तो अब देखो, गोरखनाथ और उनका युग, नाथ संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, सिद्ध साहित्य। ठीक है, अब कहीं ना कहीं से आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जरूरी नहीं आपको सब सारा पता होना चाहिए, लेकिन एक आध पता हो जाएगा तो उससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, ये जो निर्गुणियों के प्रति जो है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काफ़ी आकर्षण था। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, तो सी का 4 एक ही जगह है, सी का 4 एक ही जगह है ना, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। लेकिन बाकी आपको देखना इंपॉर्टेंट है, जैसे गोरखनाथ और उनका युग। ठीक है, तो ये लिखते हैं धर्मवीर भारती। गोरखनाथ और उनका युग कौन लिखते हैं? धर्मवीर भारती। उसके बाद नाथ संप्रदाय किस चीज़ का है? किसका है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल का। और जो बच गया सिद्ध साहित्य, ये जो है रांगे राघव का। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोरखनाथ और उनका युग किसका है? धर्मवीर भारती। नाथ संप्रदाय किसका है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल। और सिद्ध साहित्य किसका है? रांगई राघव। ठीक है, इस तरह से आंसर आपका ए हो जाएगा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल किसने कहा? तो आधार काल कहने वाले मोहन अवस्थी जी हैं। ठीक है, बाकी आप जानते हैं कि जो है आदिकाल को बहुत लोग अलग अलग नाम दिए, जैसे आदिकाल ही नाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। ठीक है, ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कह दिया। बाकी आप देख रहे हैं कि राहुल संकृतायन इसे सामंत काल कहते हैं। तो अलग अलग नाम दिया गया है।
ठीक है। तो आधार काल जो है कौन कहते हैं, इसको मोहन अवस्थी कहते हैं ऑप्शन के अनुसार। लेकिन एक और व्यक्ति हैं, वो जो स्त्री हैं, हाँ, वो सुमन राजे। ठीक है, सुमन राजे, उन्होंने भी इस चीज़ को आधार काल कहा। ठीक है, रसाल जी कला काल कहे हैं, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल शगुन धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा, डैश को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता भावुकता न थी जो कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल का धाक जमाना चाहते थे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये हम पहले अभी इसी लेक्चर में आपको बताए हैं कि शुक्ल जी कोई भी कमेंट करते हैं तो फिर उसके पीछे तर्क भी देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से कवि हृदय नहीं मिला था, तो उसको अपने तर्क के माध्यम से कह रहे हैं कि संस्कृत साहित्य से सामग्री लेना चाह रहे हैं, धाक जमाना चाह रहे हैं। हाँ, जब जो ये सब काम करेगा उसमें कवि हृदय कैसे अनुमान कर सकते हैं। फिर उनके रचनाओं का भी एग्जाम्पल देते हैं शुक्ल जी। ठीक है, तो ये किसकी बातचीत हो रही है, केशव दास की। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट लाइन है, उनको कवि हृदय नहीं मिला था, आप इसे भी पकड़ सकते हैं। ओके, अब चलते हैं 19 नंबर के प्रश्न पे। ये रहा आपका 19 नंबर का प्रश्न, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इसका अनुवाद किसने किया था, किशोरीलाल गुप्त ने किया था, मैंने आपको बताया था। ये किसकी पुस्तक है, ग्रियर्सन की। ठीक है, ग्रियर्सन जो है जो पुस्तक लिखते हैं उसका अनुवाद जो है किशोरीलाल गुप्त जी करते हैं 1957 में, हमने आपको बता दिया था। ओके, अब देखो, और ग्रियर्सन वाली पुस्तक को हम जो है एक तरह से सही मायने में इसको पहला इतिहास ग्रंथ मानते हैं हिंदी साहित्य का। ठीक है, अब है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कौन लिखते हैं, तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी लिखते हैं। ठीक है, और ये 1938 में लिखते हैं, निर्जरा वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जीडीसी के परीक्षा में आया है, केवीसी पीजीटी में पूछ लिया गया। बहुत ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2-3 प्रश्न जो है आपको इतिहास लेखन से आ जाएगा और कुछ प्रश्न जो है नामकरण से आएगा। मतलब यदि आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका कंफर्म है कि 4 प्रश्न तो कम से कम सही होना ही होना है किसी भी एग्जाम में। 4 प्रश्न बहुत मायने रखता है। ठीक है, क्या पता इसके बाद जो इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ तो ये 4 प्लस कम से कम एक्सटेंड होकर 15-20 तक भी पहुँच सकता है, क्योंकि डिटेल में बता रहा हूँ। उसको आप ध्यान देंगे तो आपका काम एग्जाम में आसान हो जाएगा। हाँ, ओके, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन, एक मिनट थोड़ा मिटा दूँ, इतना चीज़ें लिखी गई है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का कह रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया, तो सबसे पहले गारसा दत्तासी ने लिखा था। आप जानते हैं इस्तोदार ला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी जो है सबसे पहले कौन लिखे थे, गारसा दत्तासी। कब लिखे थे, शुरुआत कब किए थे, 1839 ईस्वी में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो परंपरा की शुरुआत, लेकिन हालांकि ये फ्रेंच में, ये बात आप याद रखेंगे, ये फ्रेंच में। ठीक, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज है, जॉर्ज गिलियसन का अभी ऊपर आपने देखा ही है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, वो है। कामचंद शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आप जानते ही हैं। अब देखो मिश्र बंधु के लेखक कौन है, देखो मिश्र बंधु के लेखक कौन है, तो हमने अभी एक्सप्लेन किया था 2S जी, 2S जी खोज लो, 2S कहाँ है। हाँ, हालांकि उस 2S में भी कई बार कन्फ्यूजन रहता है, इधर उधर भी कर देते हैं। तो श्याम, सुखदेव और गणेश, श्याम, सुखदेव और कृष्ण है, खत्म हो गया। हाँ, श्याम, सुखदेव और गणेश। ऑप्शन बी में आप देखेंगे ये चीज़ मौजूद है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, ओके, अब आते हैं मिश्र, सॉरी ये तो एक्सप्लेनेशन है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल किसने कहा, अलंकृत काल किसने कहा, आप बताएं।
अलंकृत काल किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने कहा था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा था बताओ? इन्होंने कहा था इसको श्रृंगार काल। ये पेन गड़बड़ कर रहा है, श्रृंगार काल। ओके, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल कहा था। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार का, ये मैंने जब पहला लेक्चर लिया था तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये राम कुमार वर्मा जी कहते हैं, मतलब मानते हैं 693 ईस्वी से, ठीक है। ओके, आप देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है? राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल, जो प्रारंभिक काल को, किन नामों से संबोधित किया है? ठीक है, तो इसको इन्होंने जो है राम कुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल कहा है। फिर प्रारंभिक काल कौन कहा है? ओके, आदिकाल और वीरकाल। या रामचंद्र शुक्ल जो है वो क्या कहते हैं इसको? रामचंद्र शुक्ल इसको कहते हैं वीर गाथा काल, ठीक है। और आदिकाल कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये दो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बाकी आप जान रहे हैं कि राम कुमार वर्मा ने इसको क्या कहा था? संधि काल और चारण काल। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल को रेत काल किसने कहा? तो ये सामान्य चीज़ है। हाँ, रामचंद्र शुक्ल जी, आप उत्तर मध्य में तो विभाजन कर, उत्तर मध्य और पूर्व इस तरह के तब विभाजन करते हैं, ठीक है, लेकिन उसका स्पेशल नाम देते हैं रीत काल, ठीक है। तो बाकी ये जो है तो इम्पोर्टेंट, हम बार बार देखिए, बार बार प्रश्न पूछता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल कहते हैं, मिश्र बंधु अलंकृत काल कहते हैं। LT लैंग्वेज टीचर के लिए जब हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी, सॉरी LT 2018, इधर हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में भी ये पूछा गया था। ओके, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम ग्रंथ में कौन सा है? ठीक है, सॉरी, ये जो है वर्ण क्रमानुसार जो है ईश्वरदास ला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी किसका है? गाडसादर दासी। पहली बार जो है वर्ण क्रम के अनुसार लिखते हैं। वर्ण क्रम को आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कबीर है, ये कबीर जी है, ठीक है, और चंद्रवत आयर है, चंद्र मान लो लिख देते हैं। तो क पहले आता है कि च? तो क पहले आता है। तो जब ये गाडसा दासी इतिहास लिखेंगे या लिखे हैं तो पहले ये कबीर की बात कर लेंगे, फिर चंद्रवरदाई की बात करेंगे। लेकिन यदि समय के अनुसार देखेंगे तो चंद पहले आते हैं, तो वैसे तो बात करना चाहिए चंद पहले और बाद में कबीर, लेकिन इन्होंने पहले कबीर की बातचीत कर ली फिर चंद की, क्योंकि वर्ण क्रम के अनुसार देख रहे थे। तो कौन? गाडसा दासी, ईश्वरदास ला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी में। ओके, अब देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुई? तो हम ये क्वेश्चन पहले ही बता दिए हैं। तो ये हिंदी साहित्य का विकास नाम से, उस जो किताब में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नाम से था। हिंदी शब्द सागर कब आया हुआ है? 1929 ईस्वी में। ओके, और शुक्ल जी अपने किताब में टोटल कितने वर्षों की बातचीत करते हैं? तो 900 वर्षों की। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का विकास नाम से। अब देखो, गणपति चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण कहते हैं कि किस दृष्टिकोण से करना चाहिए? तो पहले ऑप्शन देख लो, पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर, पश्चिम के किसी सिद्धांत के विशेष आधार पर मानकर, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से,
किसी आदर्श का अनुसरण करके। अब देखो, पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर और पश्चिम के सिद्धांत पर, ये तो दोनों लगभग सेम ऑप्शन है, ठीक है। तो एक साथ दो ऑप्शन सही नहीं होगा, खत्म हो गया। और दूसरी बात, जब आप यहाँ भी तो किसी को एक आदर्श मानने के या आधार बनाने की बातचीत हो रही है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित। इतिहासकार को ऐसा ही होना चाहिए कि आपको किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए या किसी को इतना नहीं बढ़ा देना चाहिए कि दूसरा दब जाए। इसीलिए संतुलित और दूसरी बात तटस्थ भी रहना चाहिए, मतलब आप किसी को फेवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो जितना है उतनी ही बात करिए उसके बारे में, ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ा दिए। कई का बार शुक्ल जी पर आरोप लगता है कि तुलसी को वो बढ़ा चढ़ा दिया और कबीर को कम करती है, ठीक है। तो इस तरह के आरोप से बचने के लिए आपको स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से काम करना चाहिए। तो ऐसा कहते हैं कौन? गणपति चंद्र गुप्त जी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखते हैं, कब लिखते हैं? 1965। निर्धारक के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, 1965, ठीक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि, आगे क्या कहना चाह रहे हैं? हिंदी कविता संबंधित ज्ञान को संकलित करती है। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि के बारे में बातचीत हो रही है। युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है, आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य का विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। ये आर्थिक परिस्थिति जो है ना, इसके बारे में आप बात करेंगे तो ये जो है मार्क्सवादियों के का रहा है, आर्थिक परिदृश्य को बताना, ठीक है। जैसे आप देखेंगे जो है पांडे जी जो थे जेएनयू के प्रोफेसर, अभी जिनका डेथ हो गया है, हाँ, जब वो गोपियों की बात करते हैं ना, या फिर कृष्ण काव्य की बात करते हैं, सूरदास की बात करते हैं, तो सूरदास में जो मक्खन बेचने का या फिर दूध बेचने का चलन था, उसका आर्थिक पक्ष पे वो गौर करते हैं, ठीक है। तो ये, और जानते हैं कि जो है मैनेजर पांडे जी मार्क्सवादी थे, तो वो आर्थिक परिस्थितियों को देखते हैं, लेकिन शुक्ल जी मार्क्सवादी नहीं थे, ठीक है। तो एक बात तो समझ आ गई। दूसरी बात, ये अपनी भूमिका में लिखते हैं कि हमें युग की चित्तवृत्तियों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा युग की चित्तवृत्ति से संबंधित होगा। वो अपने किताब में सिर्फ कविता की बात नहीं करते हैं, कविता के साथ साथ आप देखेंगे कि पूरा का पूरा गद्य काल, जो आधुनिक काल को वो गद्य काल कहते हैं, गद्य का आविर्भाव जो है एक जो महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है, या विलक्षण घटना है, इस तरह की जो बातचीत करते हैं, तो आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ कविता नहीं है उनके इतिहास में, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता। और परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित कराती है, परंपरा की बातचीत होती है, लेकिन साहित्य के इतिहास में आप परंपरा कहाँ से ढूंढने चलने निकल जाएंगे, ठीक है। तो युग की परिस्थितियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखें युग की जो है प्रवृत्ति या जो भी चीज़ें हैं उस पर ध्यान देते हैं आप। शुक्ल जी, थोड़ा क्लियर कर दूँ, आपको देखने में अच्छा लगेगा। आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा। बोलने में अलग लेवल की एनर्जी जाती है, प्यास तो लगता ही है, गला सबका सूखता है, माउंटेन ड्यू पी नहीं सकते हैं इसलिए पानी पी रहे हैं। ओके, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है, ठीक है। और आप इसमें जो है चाहे तो रामचंद्र शुक्ल के बातों को ध्यान में रख सकते हैं, रीतकाल हो गया, आदिकाल हो गया या मध्यकाल हो गया, संक्रांति, और यहाँ जो है ऐतिहासिक कालक्रम की बातचीत हो रही है, ठीक है। अब देखेंगे जो है आदिकाल शुरुआती नाम है, मध्यकाल जो है बिल्कुल जो है आदिकाल के बाद की जो चीज़ें हैं पूरा, चाहे भक्ति काल
प्लस रीतकाल, 2 काल जो है, हाँ, भक्ति प्लस रीति मध्यकाल में आता है। संक्रांति काल आप देख सकते हैं, मध्यकाल खत्म हो रहा होता है, जो भारतेंदु युग है, एक तरह से उसे संक्रांति काल कहते हैं। तो ऐतिहासिक काल क्रम के अनुसार ये सब तो फिट बैठेगा, लेकिन रीत काल जो है वो नहीं होगा। रीत काल ये एक प्रवृत्ति है, ठीक है, ये ऐतिहासिकता के अनुसार तो ये मध्यकाल, ये जो है रीतकाल वो मध्यकाल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक नहीं है, इसीलिए इसको हम मानेंगे, ठीक है। रीतकाल अधिकतर लोग संक्रांति काल लगा के आ जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। संक्रांति काल भारतेंदु युग के आसपास की जो चीज़ें हैं, मध्यकाल से हम आधुनिक काल की तरफ जा रहे थे, तो उस काल को हम लोग संक्रांति काल कह सकते हैं। देखो, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया? कालों की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार, तो आप जान रहे हैं कि कालों की विशेष प्रवृत्ति पे जो जिक्र मतलब जोर दे रहे हैं, उनका नाम है कौन? रामचंद्र शुक्ल। अपने इतिहास में विधेयवादी दृष्टि अपनाते हैं, 900 वर्षों का इतिहास लिखते हैं। आदिकाल को 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल जो भक्ति काल है 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल जो है 1700 से 1900, और आधुनिक काल जो है 1900 से 1984। हाँ, कुल मिला के आप देखेंगे कि ये 900 वर्ष निकलेगा। इसको और इसको घटाएंगे तो अप्रॉक्स 900 वर्ष ही निकलेगा, ठीक है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं। कितने नंबर पे थे हम लोग? निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? ठीक है, तो क्या हो सकता है? विभिन्न युगों के आंतरिक बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं, ठीक है। तो देखो, ये तो चाहिए ही चाहिए भाई, साहित्य के बारे में बात करेंगे, साहित्य का इतिहास लिखेंगे, तो ये तो चाहिए ही आपको, तब तो उसके बारे में बात कर पाएंगे। और दूसरी बात जो है, शिलालेख पे आप देखेंगे कि जो है धारसेन का अभिलेख, धारसेन द्वितीय का अभिलेख, हाँ, उससे कंटेंट लिया गया है। या फिर जो है जगनी का परमाल रासो है, उसमें वो शिलालेखों से कलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये भी है। और दूसरी बात यह है कि विभिन्न युगों की परिस्थितियाँ, जैसे भक्ति काल के बारे में बात करते हैं शुक्ल जी, तो कहते हैं कि जो है मुस्लिम आक्रमण हुए, उस वजह से भक्ति का उद्भव और विकास हुआ। या वीरगाथा काल की बात करते हैं तो वो युद्धों और का समय है, हाँ। और भक्ति का जो आधुनिक काल आता है, उसमें देखेंगे आधुनिकता में नवजागरण और पुनर्जागरण वाली जो चीज़ें होती है, हाँ, उसकी बातचीत होती है। तो युग की परिस्थिति पे तो प्रकाश डाला ही जाते हैं, लेकिन मौखिक उल्लेख, रचनाओं का मौखिक उल्लेख उस रचना में क्या है नहीं है वो पता ही नहीं, तो इसका कैसे हम मान सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये रचनाओं का उल्लेख इसका आंसर हो जाएगा, ओके। लगता है ये ज़्यादा आगे निकल गया। 34। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? 3 पुस्तक का नाम मैंने बताया है। हिंदी साहित्य की भूमिका बताया है, हिंदी साहित्य का आदिकाल बताया है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नाम बताया है। तो आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य की आलोचना। मजा ले लिया गया है। प्रश्न बनाने वाले मज़ेदार काम करते हैं, ठीक है। नेट जेआरएफ के बच्चे जो हैं वो डेट जरूर याद रखिएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका सबसे पहले 1940 ईस्वी में, उद्भव विकास 1952 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में। तो 2 किताब, उद्भव विकास और आदिकाल जो है 1952 की भूमिका जो है वो सबसे पहले लिखते हैं 40 में। आदिकाल का जो है टाइम पीरियड क्या है? तो 1050 से 1375। ये प्रश्न रिपीट किया है। इस्तवार दला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में है? भाई हिंदी में तो कम से कम नहीं है और अंग्रेजी में नहीं है, ये तो हमें पढ़ने आता है, ठीक है। जर्मन और फ्रेंच का कन्फ्यूजन है, तो आप जानते हैं कि ये पुस्तक गार्सा दतासी का है और गार्सा दतासी फ्रांसीसी थे, ठीक है, इसलिए फ्रेंच में। तो जो नेट जेआरएफ के बच्चे हैं वो 1839 याद रख सकते हैं कि पहली बार जो है गार्सा दतासी 1839 में लिख रहे हैं।
ठीक है, ओके। अब देखो सूची 1 और सूची 2 में साहित्य इतिहासकारों को संकलित किया। अब देखो जो नाम है, अब देखो सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल और आदिकाल। ठीक है, तो ये याद रखो आदिकाल किसने ने कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये तो कम से कम याद है। 4 का पहला आप देख लो कहीं है, 4 का पहला यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। काम नहीं चलेगा, हमें और कुछ चाहिए। ओके, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर जो है वो, उसका लेवल जो है मुझे लगता है अब तक जितने एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं उसका लेवल सबसे अधिक हाई होता है। ठीक है, वो काफ़ी डीप में जाते हैं और कुछ यूनिक काम करने की कोशिश करते हैं। जो सबको पता होगा वो ऐसा बना दिया ऑप्शन। अब देखो प्रारंभिक काल कौन कहते हैं। प्रारंभिक काल जो है वो मिस्र बंधु कहते हैं। अब तीसरा का 2 खोजो, यहाँ है नहीं है, यहाँ नहीं है, तीसरा का 2 और तीसरा का 2 यहाँ 2 जगह है। ठीक है, क्या मज़ेदार काम किए। ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये तो पता चल गया। अब देखो चारण काल कौन कहते हैं। चारण काल हम बार बार आपको बताएं, ये कहते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। दूसरा का 3 सिर्फ यहाँ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। या फिर मतलब जैसे मुझे पहले से सब पता था तो मैं क्या करता, जॉर्ज ग्रियर्सन के पास सीधा पहुँच जाता। चारण काल जो है जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पहुँच जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सिद्ध सावंत काल आप जानते हैं कि राहुल संकृत्यायन कहते हैं। सरप्पा को ये एस्टेब्लिश करने का काम करते हैं हिंदी साहित्य में। ओके, सिद्ध सामंत काल कौन कहते हैं, राहुल संकृत्यायन। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिस्र बंधु, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल किसने कहा। अब ये आप पढ़े हैं, आदिकाल जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। जरूरी नहीं है कि हर एक प्रश्न राजस्थान का भारी ही हो, कुछ प्रश्न हल्के भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि 40 प्रश्न हल्का भी पूछा जाता है, बाकी प्रश्न तो भारी होते हैं। तो ये एक बार देख लेते हैं, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। चारण काल कौन कह रहा है, ग्रियर्सन। प्रारंभिक काल मिस्र बंधु, बीज बप्पन काल, ये इंपॉर्टेंट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इंपॉर्टेंट तो सब है, नामकरण आप जितना याद कर सकते हैं याद कर लीजिए। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य, बहुत फेमस इंपॉर्टेंट। एक मिनट ज्ञान राशि के संचित को, अच्छा मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। हाँ, वो चित्तवृत्ति हमारे दिमाग में चल रहा था, माफ़ करिएगा। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम क्या है, साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में किस मनीषी ने ये कथन कहा। तो ये कथन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। हम और मुझे लगता है कि द्विवेदी युग का टाइम पीरियड, सरस्वती पत्रिका और ये स्टेटमेंट ही द्विवेदी युग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो साहित्य के संदर्भ में कथन सरस्वती पत्रिका के ख्याति लब्ध मूर्धन मनीषी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग कब से कब तक है आप लोग बताएंगे, जिसको भी पता है बताओ। 1900 से लेकर 1920 तक हम क्या करते हैं, द्विवेदी युग को लेकर चलते हैं। 1900 से 1920 तक, 1900 से 1920। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है, तो ये है जॉर्ज ग्रियर्सन। यहाँ इसके काल विभाजन को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इनके काल विभाजन से जब हम लोग नेट का एग्ज़ाम दिए थे, हाँ, उस समय एक प्रश्न आ गया था, या हमसे पहले जस्ट पहले जब हम प्रैक्टिस करने गए थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, वो ये क्वेश्चन देखे हुए थे कि मतलब नहीं, मेरे समय का प्रश्न है। हाँ, 2020 नवंबर 2020 में आप देखेंगे जो एग्ज़ाम हुआ था, हाँ, उसमें ये पूछ लिए थे, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय नाम से कौन नामकरण किए हैं। ठीक है, तो ग्रियर्सन की है। बाकी और नाम देख लीजिए, जैसे आप बार बार हम कहते हैं आपको कि चारण काल कौन कहते हैं, ग्रियर्सन कहते हैं। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, ग्रियर्सन। जयासी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण का मुगल दरबार। तुलसी नाम से ही काल विभाजन में उनके यहाँ तुलसी इतना इंपॉर्टेंट है कि तुलसी नाम से ही एक काल विभाजन करती हैं।
हरित काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में। मतलब ये तो दोनों तो बनता ही है इनका, भाई अंग्रेज थे और विक्टोरिया के लिए काम कर रहे थे, तो विक्टोरिया की जय जयकारा लगा दिए। कंपनी शासन और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, तो 11 भाग में विभाजित करते हैं आपको, चारण काल, और बाकी तो नहीं, लेकिन तुलसी भी याद रख सकते हैं। जो क्वेश्चन है वो तो आप कर ही रहे। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा? ये सीधी सीधी बात कहते हैं, जो वीरगाथा काल जिसके बारे में कहते हैं वो आदिकाल कौन कहता है? तो आदिकाल को आदिकाल कौन कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। वैसे ही आंसर बन जाएगा। देखिए द्विवेदी द्विवेदी चिपका दिया है, हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और शांति प्रिय द्विवेदी। जितना द्विवेदी, यहाँ भी गणपति चंद्रगुप्त का लिखो, यहाँ सोहनलाल द्विवेदी लिख देते भाई। मज़ा लेता है जी विद्यार्थियों का। बताइए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में पूछा ये। ठीक, तो अब लेकिन जो है आप देखेंगे सबसे कठिन एग्ज़ाम जो है नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है अभी तक देखा जाए तो। उसके बाद उससे ऊपर जो है राजस्थान लेक्चर का, बाकी नॉर्मल असिस्टेंट प्रोफेसर सबके भी नॉर्मल ही बनाते हैं प्रश्न। हाँ, ये तो ज़रूर है कि उन प्रश्नों के बीच ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं कि दिमाग खट्टा हो जाए, पर उन प्रश्नों को इग्नोर भी किया जा सकता है। ओके, हाँ, ये फिर से एक बार रिविजन करना चाहे तो कर सकते हैं। चारण काल गिरियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल जो है राल संकृतायन, वीर काल जो है इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं पढ़ेंगे। सिद्ध सामंत काल जो है सिद्ध संधि काल और चारण काल राम कुमार वर्मा, आधार काल सुमन राजे। मोहन अवस्थी भी कहते हैं ना आधार काल, उसको याद रखेंगे। ठीक है, ऋतु काल को अलंकृत काल कौन कहा भाई? मिश्र बंधु कहे। ठीक है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या कहे? श्रृंगार काल। बस इतना इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से मानते हैं? हिंदी साहित्य का आरंभ राम कुमार वर्मा 693 ईस्वी से मानते हैं। 693 से 943। चारण काल 1328। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका जो है टाइम पीरियड इम्पोर्टेंट नहीं है। बस संधि काल की शुरुआत जो है 693 से मानते हैं, बस इतना इम्पोर्टेंट है। ओके, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। ठीक है, रीतिकाल के अतिरिक्त किसी विषय पर नहीं लिखा गया, श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया रीतिकाल में। सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। श्रृंगार और प्रेम रस ही रीतिकाल का मुख्य विषय है। कहते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत में रीतिकाल का नाम क्या होना चाहिए? श्रृंगार काल होना चाहिए। ठीक है, तो हालांकि मैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी से बहुत ज़्यादा डिसएग्री करते रहता हूँ। पता नहीं जो मीरा पे इनका है काम, उसमें स्त्रियों के प्रति जो इनकी मानसिकता है उतनी प्रोग्रेसिव नहीं है। ठीक है, तो मुझे इनका उतना पसंद नहीं है। थोड़ा प्रोग्रेसिव होना चाहिए, बहुत सही चीज़ नहीं है वहाँ। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना, रीतकाल नाम रखने से उनके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। हालांकि ये कितना सही, ये जब ये अपनी किताब में ये इनका जो किताब हिंदी साहित्य का अतीत नाम से है ना, ठीक है, तो ये आई थिंक 2 या 3 पार्ट में है हिंदी साहित्य का अतीत, उसमें ये चीज़ की बातचीत करते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक ठीक ठाक है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य शुक्ल प्रथम काल का नामकरण वीरगाथा काल किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका क्या नाम दिया? वही हजारी प्रसाद आदिकाल को आदिकाल कहते हैं, तो आदिकाल हो जाएगा आंसर। ठीक है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी। कुछ अन्य इतिहासकारों को भी याद रख सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज मैंने अभी बताया नामवर सिंह का है।
बाकी और इम्पोर्टेंट नहीं है, चलते हैं आगे। कविता कौमुदी किसका है? हिमाचल प्रदेश पीजीटी में आया हुआ है ये, राम नरेश त्रिपाठी। आप जब रामचंद्र शुक्ल जी जो किताब लिखे हैं प्रथम वक्तव्य में नाम से जो उनका भूमिका है, उसमें आप देखेंगे राम नरेश त्रिपाठी को कविता कॉमेडी लिखने वाले को वो थैंकफुली मतलब थैंक्स कहते हैं कि भाई आपकी किताब से हेल्प मिली है। ठीक है, तो ये हो गया कविता कॉमेडी लिखने वाले, क्योंकि आप जानते हैं कि 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है इस चीज़ में। ठीक है, तो वहाँ से इनको मिल गया। देखो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, 2SG के अलावा जो होंगे वो मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। SSG, ठीक है, केशव बिहारी कहाँ से आ गए? आंसर सी हो जाएगा। ठीक, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? ये तो मजेदार चीज़ है। ठीक है, बाकी ये सब जो है कविता लिख रहे थे, गोरखनाथ भी कविता लिख लेते हैं, कि ये गद्य में भी काम किए हैं। ठीक है, मिश्र बंधुओं के अनुसार प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता भी मानते हैं। गोरखनाथ की रचनाओं को पिता अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, ठीक है, इनका कविता पे भी अच्छा काम है। चलिए अब देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से किसने की है? ये तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे अच्छा, मैं सोचने लगा ये क्या हो गया, सबसे पहले किसने की? ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में सबसे पहले किसने की? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु और रामचंद्र शुक्ल। जॉर्ज ग्रियर्सन कब लिखते हैं बताइए? जॉर्ज ग्रियर्सन 1888 में लिखते हैं। शिव सिंह सेंगर कब लिखते हैं? 1883 में लिखते हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल 1929 ईस्वी में लिखते हैं। ठीक, और मिश्र बंधु 1913 में लिखते हैं। अब बताओ कौन सा है? जॉर्ज ग्रियर्सन कब लिख रहे हैं? 1888 में, ये 83 में लिख रहे हैं, ये 29 में और ये 13 में, तो 83 वाले सबसे पहले हो जाएंगे। ये भी हिमाचल प्रदेश के पीजीटी में पूछा गया। ओके, सोच रहे हैं हिमाचल से इतना प्रेम क्यों है मुझे, एक साल वहाँ भी बिताया हूँ पीएचडी के दौरान। ठीक है, फिर आया हूँ वापस BHU, BA और MA BHU से ही किया था, बीच में गैप था तो इसलिए पहुँच गए कहाँ? हिमाचल, वहाँ हो गया था पीएचडी में, फिर से वापस हम BHU में आ गए। ओके, अब देखो, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय। ये जो बिहार का एग्जाम दे रहे हो ना, उसके लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये लिख रहे हैं, आप गेस भी कर सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी, संस्कृति के 4 अध्याय। क्या मज़ेदार इतिहास का पुस्तक, इतना मज़ेदार बना के लिखे है ना, मतलब जो साहित्य के बच्चे हैं, नेट JRF के एग्जाम में लगा ही हुआ है, इसके पूरा का पूरा टेक्स्ट लगा हुआ है, तो टेक्स्ट तो पढ़ना ही चाहिए, मज़ेदार है। और हम इसीलिए कह पा रहे हैं मज़ेदार, क्योंकि जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उस समय चल रहा था लॉकडाउन का पीरियड, पूरा खाली समय था, जितना टेक्स्ट लगा हुआ था हम लोग के सिलेबस में नेट JRF में आसानी से कंप्लीट हो गया। ठीक है, हालांकि ये पूरा टेक्स्ट कंप्लीट कर पाना बहुत ही टफ काम है, क्योंकि इतना टेक्स्ट लगा हुआ है कि आप पागल हो जाएंगे। PGT TGT के एग्ज़ाम से काफ़ी भारी कर देते हैं नेट JRF के एग्ज़ाम को, यदि टेक्स्ट के अंदर अब जो कि घुसने लगा है, तो इसलिए नेट JRF के बच्चों से आग्रह करते हैं कि वो टेक्स्ट की तरफ फोकस रहें, वरना काम गड़बड़ हो सकता है। ठीक, शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? अभी मैंने आपको बताया शिव सिंह सरोज का रचना काल जो है 1833 ईस्वी है। बाकी ऐसा 30, 10 और 36 में कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं हुआ कि इसके बारे में मैं कुछ बात करूं। ठीक है, ये देखो, एक चीज़, ये 33 नहीं होगा, ये 83 होगा।
ठीक है। शुक्ल जी जो किताब लिखे हैं ना उसमें मिस प्रिंट है। जो हमारे पास किताब है उसमें भी 33 से लिखा हुआ है, लेकिन ये मिस प्रिंट है उस किताब में। ये 1883 की पुस्तक है, ठीक है, 33 की नहीं 83 की, ठीक है। ये हमारी किताब में भी है। और आप एक बार पहला ही लाइन जो है शुक्ल जी का आप देखेंगे कि वो मिस प्रिंट है। बहुत मज़ेदार लग रहा है कि ये किताब इतने दिन से चल रहा है और सारे प्रकाशक जो है उसको 1833 ही लिख रहा है, लेकिन वो है 1883 शिव सिंह सरोज, ठीक है। निम्नलिखित में किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक सीमित रखा? गद्य तक खाली सीमित रखा। तो ये जो है गद्य तक सीमित कौन रखें? रामविलास शर्मा कवि भी हैं। रामचंद्र शुक्ल जो है इतिहास भी लिखते रहे, निबंध भी लिखते रहे, ठीक है। और एक मिनट, रामचंद्र शुक्ल, हाँ, और नगेंद्र भी गद्य पद में लिखे। हालांकि ये प्रश्न नहीं बनाना चाहिए था, तो इसका आंसर जो है प्रेमचंद होगा। ये जो है प्रेमचंद जी कहानी लिखे हैं। इवन आलोचनात्मक पुस्तक साहित्य का उद्देश्य नाम से जो लिखे हैं वो भी है। और उसके बाद जो है नाटक भी लिखे हैं। हाँ, हालांकि नाटक में गीत है उसको पद्य में गिना नहीं जाएगा क्या? तो ये थोड़ा सोचनीय वो चीज़ हो गया। तो मैं इस प्रश्न को उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि भाई नाटक में गीत लिखे गए, अब नाटक में जो गीत लिखेंगे वो तो पद्य में हो गया, तो आप इसको कैसे कह सकते हैं गद्य तक? तो इस प्रश्न के साथ न्याय नहीं किया है केवी ने, ठीक है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? ये बहुत बहुत मन था इस प्रश्न को देखने का, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। और गुलेरी जी ने उसने कहा था जो कहानी लिखे हैं वो आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे। जो टीचर बनने वाले हैं उनसे तो कहना चाहूँगा कि पढ़ के जाइएगा पढ़ाने। उसने कहा था जब भी आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा आप महसूस करेंगे कि प्रेम क्या चीज़ है। हाँ, तो पुरानी हिंदी कौन कहते हैं? गुलेरी जी कहते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मतलब एक कहानी पढ़ के आप इनका फैन हो जाएंगे। और कहते हैं कि उसने कहा था मैं पहली बार फ्लैश बैक में जाने की जो प्रक्रिया है उसको दर्शाया गया है। आप फ्लैशबैक में तो जाते होंगे ना कई बार, पीछे की चीज़ों को सोचते होंगे, तो सोचे हुए कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए साहित्य में, ये काम जो है गुलेरी जी के। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का आरंभ कब से मानते हैं? हाँ, तो वही आदिकाल का 1050 से 1375 जानते हैं। 1050 देखो मैं डिजिट लिखता हूँ तो कितना अच्छा लिखाता है, जैसे ही हिंदी लिखता हूँ तो ये पेन जो है वो स्लो चलने लगता है। इसलिए हिंदी वाला देखेंगे कि आप लिखाता नहीं। खैर ये देखो, ये हम लोग के समय का पूछा गया प्रश्न नहीं, हम लोग से जस्ट पहले जून 2019 की बातचीत है ना, तो हम लोग जो है नेट के एग्ज़ाम नवंबर 2020 में दिए थे, ठीक है। तो हमसे जस्ट पहले, और इस प्रश्न को देखने के बाद हम डर गए थे कि शुक्ल जी कुछ भी मतलब एनटीए जो है कुछ भी पूछ सकता है क्या? प्रकरण कौन पूछता है कि किस प्रकरण में है? लेकिन देखिए पूछा गया था। हालांकि कुछ बहुत भारी प्रश्न नहीं है, हम लोग देखने के बाद कर दिए थे। पर देखो, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी परी परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार्य योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के किस आदिकाल के किस प्रकरण में है? ठीक है, ये आदिकाल के सबसे अंतिम प्रकरण में जाएंगे ना, हाँ, तो उसमें मौजूद है। तो इसमें सबसे अंतिम लॉजिकली सोचिए चौथा ही होगा, ठीक, सबसे अंतिम प्रकरण में है। फुटकल रचनाओं के बारे में जब बात करते हैं, जब खुसरो और विद्यापति को फुटकल साहित्य में रखती हैं, या फुटकल रचनाकारों में खुसरो और विद्यापति को फुटकल रचनाकारों में रखे हैं ये रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो वहाँ
ई से शुरुआत ही करते हैं। अब उस प्रकरण का इसी चीज़ से शुरुआत होता है। ठीक है, तो प्रकरण 4 हो जाएगा आंसर। आप लोग थक रहे हैं क्या? थकना नहीं है, पूरा कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आप देखेंगे बिल्कुल यहीं से प्रश्न लिया जाएगा। हाँ, कहाँ से प्रश्न बनाएंगे ये लोग? आचार्य शुक्ल वीर गाथा के समय काल के, वही आदिकाल की समय सीमा पूछा जा रहा है, कई बार पूछा जाएगा। 1050 से 1375। अरे ये क्या हो गया? ये आप देखो, अच्छा ईस्वी में है। हाँ, अब कुछ बताने लायक कंटेंट भी आ गया। देखो, मैं तो सोचने लगा ये क्या हो गया। 1050 कितना? 1050 से 1375। ठीक है, तो इसको घटाओ 57। ठीक, इसमें से 57 घटाओगे कितना आ जाएगा? 10 में 7 गया 3, 14 में से 5 गया 9, और 993 अप्रॉक्स 1000 तक पहुँच रहा है। ठीक है, 1375 में से 57 घटाओ, 15 में से 7 गया 8, 16 में 6 में से 5 गया 1, और 1318। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में आप देख लो क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ तो आपको मारना ही पड़ेगा। ठीक, एमपी उच्च माध्यमिक के लिए अर्थात टीजीटी के लिए पूछा गया था, तो अब ये होना चाहिए 993 से 1318 होना चाहिए। तो आसपास कौन सा? ये 1100 हो गया ख़त्म। 9000 ईस्वी अभी आया कहाँ भाई? 9000 ईस्वी आया कहाँ? वैसे ही ख़त्म हो गया। 11 से अधिक हो रहा है, तो इन दोनों बीच एक होगा, लेकिन ये 1700 तक पहुंच रहा है, ये रीतिकाल में हम लोग पहुंच जा रहे हैं, तो हमें ऑप्शन सी टिक करना होगा। ठीक है, देखिए इस तरह से ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। हिंदी शब्द सागर संपादित कौन किया? श्याम सुंदर दास। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी सागर की जो भूमिका में वो किताब है हिंदी साहित्य का विकास नाम से, तो इसका संपादन कौन कर रहे थे? श्याम सुंदर दास। बहुत मज़ेदार और फनी कैरेक्टर, मतलब जब आप कॉलेज की दुनिया में आएंगे और श्याम सुंदर दास के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ही फनी कैरेक्टर थे। रामचंद्र शुक्ल जी से ये कंपटीशन करते थे कि भाई शुक्ल जो है हमारा जूनियर होकर के इतना अच्छे काम कर लेगा, तो ये कंपटीशन में लिखे, लेकिन शुक्ल जी तो शुक्ल जी ठहरे। ठीक, बहुत फनी कैरेक्टर हैं ये। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं, नागरी प्रचारणी सभा के स्थापना में इनका काफ़ी योगदान है, पर जो चीज़ें है तो है। हिंदी साहित्य की भूमिका प्रस्तुत पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की ये सब क्वेश्चन तो आपको कई बार बता दिए हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका बता दीजिए कब आई है? 40 में, 52 में उद्भव विकास, और आदिकाल भी 52 में ही है। ओह सॉरी, ये क्या आ गया? हाँ, अब देखो, इस्तुदार ला लिटरेचर एंड द इंडस रचना की कौन की भाई? गारसा दत्तासी। अब देखो यूजीसी नेट 2005 में कैसे प्रश्न पूछे जाते थे, हाँ, लेकिन अब यूजीसी नेट का पेपर उठाओ और देखो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जमीन आसमान का फर्क है। तो जो बच्चे शिक्षक बन रहे हैं उन्हें बहुत बधाई। ठीक है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद कौन किया? ठीक है, तो किशोरीलाल गुप्त ने किया था। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने द लिटरेचर इन द हिंदुस्तानी का किया था, और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का किशोरीलाल गुप्त ने किया था। नेट जरा वाले बच्चे याद रख सकते हैं, इसका टाइम पीरियड मैंने बता रखा है। ठीक है, इसका 52 है, इसका 57 है। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं पहले लेक्चर में। ठीक है, स्केच, SKETCH, स्केच और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर करके, और स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। तो एक FE के आदमी हैं, FEK। ठीक है, आसपास का लेटर जो है H आता है, तो हिस्ट्री को इसे याद रख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर जो है लिखते हैं FEK, और एडविन ग्रीव्स जो है वो लिखते हैं
स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। जय हो शुक्ल जी की। इतना कुछ इसमें बताने की चीज़ नहीं है, बता चुके हैं बहुत बार। ठीक है, हाँ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ दिया है, उसको एक बार देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट आप देख लिए, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, रामचंद्र शुक्ल। कविता का उद्देश्य मनोरंजन और उपदेशात्मक होना चाहिए, महावीर प्रसाद। या कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। ठीक है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम स्वरूप प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाबू गुलाब राय लिखते हैं। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट प्रेमचंद जी बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक सत्य। ठीक है, इसीलिए ज्ञानेंद्र जो है तो काफ़ी प्रभावित हैं प्रेमचंद से। देखेंगे ज्ञानेंद्र की कविता में मनोविज्ञान काफ़ी अधिक है, या आगे की ये ज्ञानेंद्र की कहानियों में और अज्ञे की कहानियों में भी मनोविज्ञान भरा हुआ है। ठीक है, इवन मैं कहूँगा कि वो जो कविता है असाध्य वीणा, वहाँ भी एक मनोविज्ञान देखेंगे आप कि जो है घटनाएं जब घट रही होती तो हर किसी का सोचने का दृष्टि जो है वो अलग अलग होता है। तो वही वाली बात है, मनोविज्ञान क्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास का व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है, बताओ। ये तो आप इतने देर से पढ़ रहे हो, रामचंद्र शुक्ल। आप भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने कहा? भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। हालांकि जो है पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल की जो बातचीत होती है आप जान ही रहे हैं। एक मिनट, सॉरी, कुछ फोन आ रहे थे क्योंकि अभी बंद किया जाएगा उस फोन को। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? तो किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, और आप जानते हैं कि भक्ति काल और ऋतकाल में कौन विभाजित करते हैं? पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में रामचंद्र शुक्ल जी करते हैं, लेकिन पूर्व मध्यकाल कौन बोलते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल किसे कहा? ये कम वक्त अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, यूपी पीजीटी पूछ रहा है। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल किसको कहा? जो आधुनिक काल हम के आसपास गुजर रहे हैं ना, उसको परिवर्तन काल कह रहे हैं। ठीक है, ये मतलब याद रख सकते हैं, कुछ प्रश्नों को कई बार छोड़ भी सकते हैं आप। ठीक है, जैसे देखो यहाँ परिवर्तन काल 1890 से 1924 विक्रम संवत। फिर वर्तमान काल, वो अपने समय की बातचीत कर रहे हैं, 1926 से अब तक की बातचीत हो रही है। ठीक है, ओके। हाँ, एक चीज़ याद, शुरुआत तो याद रख सकते हैं ना, विक्रम संवत 700 में प्रारंभिक काल को मिश्र बंधु मानते हैं, 700 विक्रम संवत से शुरू करते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। बाकी याद ना रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं ये क्या कहते हैं, यह विभाजन भी असंगत है क्योंकि इनमें हिंदी के को पीछे ले जाकर अपभ्रंश को समाविष्ट कर दिया है। कालों के नामकरण एक जैसी पद्धति नहीं है, कालों की संख्या भी अधिक है जो वैज्ञानिक नहीं है। तो मिश्र बंधु जो है बहुत मतलब ये भी फनी कैरेक्टर हैं। ठीक है, मजे मजे में 5000 कवियों को संकलित कर दिया, तीनों भाई मिलके। हिंदी कविता रत्नमाला के जो है लेखक कौन है? तो ये श्याम सुंदर दास जी हैं। ठीक है, भारतेंदु पे टिक लग गया, लेकिन ये है, इसको डिलीट कर दूं। हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक कौन है? बहुत शानदार किताब है। ठीक है, हाँ, तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास भारती हैं, जबकि माता प्रसाद कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण। ये इस बार जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था हिंदी वाला, जो पीजीटी आपसे लोग से पहले हुआ था, यहाँ पूछ लिया गया था। ठीक है, हिंदी व्याकरण नाम कामता प्रसाद गुरु के व्याकरण का क्या नाम है? हिंदी व्याकरण। ठीक है,
हेमचंद की प्रसिद्ध कृति शब्दानुशासन है, जो धीरेन्द्र वर्मा की रचना ब्रजभाषा का व्याकरण है। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, एक इम्पोर्टेंट है ये ये शब्दानुशासन हेमचंद का है और हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी जी का है। ठीक है, बात समझ गए। हिंदी का प्रथम व्याकरण किस विद्वान ने लिखा? तो जोशुआ केटलर जी ने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिख रहे हैं। क्या नाम है? हिंदुस्तानी ग्रामर जो है जोशुआ केटलर जी लिखते हैं। ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर एफ ई हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि एफ ई और के आसपास एच आता है, इसलिए हिस्ट्री, इसको याद रखने के लिए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। अब देखो हमारे पास लगभग 100 प्लस प्रश्न हैं, तो आप धैर्य बनाए रखें। और धैर्य आप बनाएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, क्योंकि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका एग्ज़ाम निकलेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए पढ़िए और एग्ज़ाम निकालिए, और ताकि मैं आपको बधाई दे सकूँ। मुझे बधाई देने का बहुत, जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं आप देखते होंगे कि मैं जनरली सक्सेस पे काफ़ी अच्छा बधाई देता हूँ। आप लोग भी सक्सेस होंगे तो आपको भी अच्छे से बधाई दिया जाएगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया? तो द्वितीय उत्थान ये सब जो है आधुनिक काल की बातचीत हो रही है। द्वितीय उत्थान जो है 1893 से 1918 की बातचीत हो रही है। 1893 से 1918, इसके बाद जो है क्या शुरू हो जाता है? छायावादी युग। ठीक है, यदि मैं खुद उर्दू का बड़ा यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी का विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। कथन किसका है? लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना, ठीक है, ये स्टेटमेंट गारसा दत्तासी का है। ठीक है, आप याद कर सकते हैं, अब शायद ही ये स्टेटमेंट पूछा था। हाँ, जब भी देश में हिंदी और उर्दू का विवाद होगा तब पूछा जा सकता है। अभी शांत चल रहा है माहौल। ठीक है, इसलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गारसा दत्तासी एक फ्रांसीसी विद्वान है, पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। उन्होंने संवत 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ ये जय दीजिए। ठीक है, यहाँ संवत लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। हालांकि ये सब याद न रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस ये स्टेटमेंट के साथ भी उतना कुछ जुड़ाव नहीं है मेरा, इग्नोर कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया गया? प्रथम उत्थान जो है 1868 से, ये देख रहे हैं भारतेंदु का एक महत्वपूर्ण नाटक यहाँ पब्लिश हो रहा है 1868 में, और 1893 तक जो है प्रथम उत्थान को मानते हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? अभी हम चंद्रधर शर्मा के उसने कहा था का जिक्र कर रहा था मैं, तो ये चंद्रधर शर्मा जी की बातचीत हो रही है, सॉरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की बातचीत हो रही है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? नलिनी लिम्बोचर शर्मा का है। ये भी प्रश्न आया हुआ है ना, आप देखें। उसके बाद कोई नहीं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये व्यक्ति भी बहुत मज़ेदार लगते हैं, बच्चन सिंह मुझे। ठीक है, हिंदी साहित्य का जब दूसरा इतिहास पढ़ेंगे ना, उस इतिहास में जब जो है नवजागरण के बारे में जिक्र करते हैं तो काफ़ी डिटेल में बातचीत करते हैं। जो नेट जेआरएफ के बच्चे हैं, जो वैचारिक बातचीत पढ़नी है ना, आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नवजागरण के बारे में चाहे राजा राम मोहन राव हो, या फिर सती प्रथा का उन्मूलन करने वाले, या फिर बाल विवाह का उन्मूलन करने वाले जो भी लोग हैं, सब के बारे में कुछ ना कुछ बच्चन सिंह वहाँ लिखे हैं। जीएससी पीजीटी में ये पूछा गया प्रश्न है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास कौन लिख रहे हैं? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास कौन लिख रहे हैं? सुमन राजा। अच्छा, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास कौन लिखते हैं? मौखिक नीलाभ जी लिखते हैं। ओके, हिंदी साहित्य का आधा आई अभी तो पता है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास कौन लिख रहे हैं? सुमन राजा। ठीक है, आई थिंक 2003 में लिखते हैं ना, 2003 में आधा इतिहास लिख रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को आधुनिक काल को किस अन्य नाम से
दाना या कहा। तो वो आधुनिक काल को कहते हैं गद्य काल। तो क्या कहते हैं, गद्य का विलक्षण बात है कि जो है गद्य का आविर्भाव नाटकों से हुआ, ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? हमने 3 के बारे में 13 लिखा था, 3 को कहा था 13 याद रखो, 4 का 34 याद रखो, कहा था ना। देखो प्रश्न बन जाते हैं। तो ये 34 काल क्रमानुसार किस चीज़ में पूछा गया था? जीएससी पीजीटी। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन है? ठीक है, तो ईश्वरदास ला लिटरेचर हिंदुस्तानी 1839। पक्का पक्का। वो वहाँ देखे होंगे कि 1896 ईस्वी दिए हैं, तो इसमें आप ऐड करेंगे ना 57, तो 96 भी आ जाएगा। ईस्वी में देखेंगे तो 1896 ईस्वी है। ठीक है, ओके। एक मिनट, सॉरी, ये जो है ये ईस्वी में ही है 1839, माफ़ करिएगा मुझे, ये मैं गलत कर रहा था, वो क्वेश्चन को देख करके ऐसा कर रहा था, तो ये गलत चीज़ है, ये 1839 में ही है, माफ़ करिएगा। ओके, इसको डिलीट कर देना ठीक रहेगा, डिलीट। ठीक है, आप याद रखेंगे ना 1839। अब देखो, आते हैं हम यहाँ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये राइटर मुझे बहुत प्यारे हैं। ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त, हमारे लाइब्रेरी में, बीएचयू की लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी, वहाँ ये पुस्तक पढ़ी हुई थी। बहुत चाव से मैंने इसको एमए के दौरान पढ़ा था और इतना मज़ेदार लगा, भाई क्या लॉजिकल है, इसीलिए वैज्ञानिक है। ठीक है, तो 1965 ईस्वी में लिखते हैं। और जो भी साहित्य के बच्चे हैं, आप लोग से कहेंगे कि आप इतिहास के पुस्तकों को काफ़ी अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, तो वो अब जब बच्चों को समझा रहे होंगे ना, तो आप अच्छे से समझा पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? ठीक है, सरप्पा जी हैं। इसको एस्टेब्लिश वैसे करते हैं कौन? राहुल संकृत्यायन जी। ठीक, हिंदी साहित्य में जो है के संदर्भ में गारसा दत्तासी के रूप, गारसा दत्तासी क्या है? गारसा दत्तासी इतिहासकार है, ये तो तभी से देख ही रहे हैं गारसा दत्तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? फिर से गारसा भैया। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। कौन? हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श के कौन लेखक हैं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। ये जो ब्रज माधुरी सार है, इसको भी थैंक यू बोले हैं शुक्ल जी अपने किताब में। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास कौन लिखते हैं? सूचकांत शास्त्री। इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, चलिए बताइए कब आया है? ठीक है, द्विवेदी जी कब लिखते हैं बताइए? 40 में लिखते हैं या 52 में लिखते हैं? कन्फ्यूजन? नो कन्फ्यूजन, 1952 ईस्वी में। भूमिका कब लिखते हैं? 40 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन ये लिखते हैं 52 ईस्वी में। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु जी हैं। ओके, अब देखो, मिलान करना है। कह रहा है कि जो है इधर इतिहासकार दिया हुआ है, इधर नामकरण दिया हुआ है। वीर गाथा काल दिख रहा है, कौन हो जाएगा वीर गाथा काल? ऑब्वियस सी बात है कि आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। तो वीर गाथा काल अ का 2 हो जाएगा। हजार डी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा, व का 4। राहुल संकृत्यायन ने कहा है सिद्ध सामंत काल, 100 का 3 और मिश्र बंधु जो है प्रारंभिक काल कहते हैं, 2 का क्या 1। ठीक है, 2 4 3 1, क्या 2 4 3 1 है? 2 4 3 1 देखो,
2 4 3 1। ठीक है, तो दे दिया एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान कब से मानते हैं? ठीक है, ये संवत 1900 से मानेंगे। प्रथम उत्थान की बातचीत हो रही है, संवत। अच्छा, एक मिनट रुको। आधुनिक साहित्य के इतिहास का, आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन में प्रथम उत्थान, ठीक है, उसको उस काल को मानते हैं 1925 संवत से। एक मिनट, थोड़ा सा समय चाहिए। एक चीज मैं आपको बता दूं, द्वितीय उत्थान, प्रथम उत्थान। अच्छा, एक आविर्भाव, गद्य का आविर्भाव नाम से पहले चैप्टर लिखते हैं, वहाँ 1900 से शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं इधर की तरफ। ठीक, इसलिए 1925 की तरफ ये मान रखे हैं, गद्य का प्रवर्तन काल में प्रथम उत्थान। ठीक है, 1925 संवत से। साहित्य का इतिहास दर्शन, ये हमने आपको बताया है, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है, नलिल विजय शर्मा जी। ठीक है, रीतिकाल का समय क्या है? रीतिकाल का समय क्या है भाई, बताओ। ये है 1050 से 1375, 1375 से 1700, ठीक है, 1700 से 1900, यही है ना तुम्हारा रीतकाल, ये वाला पोर्शन 1700 से 1900। कोई है 1700 से 1900? ऑप्शन बी हो जाएगा ना। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल, ये तो भाई ठीक है, हाँ, टीजीटी में पूछा गया इतना आसान क्वेश्चन, ये अच्छी बात है। ठीक है, टीजीटी वाले जो होते हैं छोटे, मतलब जो होते हैं 6 to 8 को पढ़ाते हैं या 9th 10th को पढ़ाते हैं? 9th 10th को पढ़ाते हैं। ठीक है, उनसे पूछा जा रहा है ये प्रश्न। तो देखिए कितना मज़ेदार है, एक किताब पढ़ लीजिए, टीजीटी निकल जाएगा आराम से। साहित्य का इतिहास पढ़ लीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, देखिए आराम से बहुत सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। आदिकाल, हाँ, जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टेक्स्ट से नहीं भागिए। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? हाँ, ये भी याद रखिए, जो टीचिंग या फिर इसमें जा रहे हैं, ये सिर्फ हम अभी साहित्य इतिहास और नामकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी पूरा हिंदी साहित्य बाकी है। आप तो शुरुआती पहला स्टेप लिए हैं, अभी कम से कम 10-15 स्टेप तो लेना ही है आपको। आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधु कहते हैं। आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ये सब आप कर चुके हैं। जैसे अभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट अब हो जाएगा, क्योंकि एनटीए भी या दूसरे लोग नए नए क्वेश्चन खोजेंगे। तो अभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा जी कहते हैं, बाकी कुछ नया है नहीं है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? इस क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा, आप जान रहे हैं कि इसका आंसर मिश्र बंधुओं का कई बार बता चुका हूँ। अब देखो, हिंदी साहित्य इतिहास का सबसे पहले, हिंदी साहित्य इतिहास सबसे पहले कौन लिख रहे हैं? तो आप जान रहे हैं कि सबसे पहले हिंदी में बातचीत हो रही है तो शिव सिंह सेंगर जी लिख रहे हैं ना। ठीक है, शिव सिंह सरोज उनका रचना है। अब देखो 95 नंबर में क्या है, मिलाना है। मिलाने वाला क्वेश्चन कई बार आसान हो जाता है, कई बार मुश्किल भी हो जाता है। जब आपको सिर्फ एक पता हो और ऑप्शन भी उसको मैच करके दे दिया हो। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, अभी अभी मैंने कहा, इसमें मज़ेदार चीज़ है नवजागरण को लेकर के। ठीक है, तो ये बच्चन सिंह लिखते हैं। डी का 2 कहीं है, डी का 2 सिर्फ यहाँ है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाए। अच्छा, डी का 3 है ना, ये 3 है, डी का 3 ये नहीं होगा, सॉरी, ये 2 है, डी का 3 यहाँ है, तो बी आंसर हो जाएगा ना। अब देखो,
उत्तर भारत की संत परंपरा, सीखा हो जाएगा तो आपको ये जो है उत्तर भारत की संत परंपरा रामचंद्र वेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास आपको बता रखे हैं, राम कुमार वर्मा जी का है, बी का 4। हिंदी साहित्य की भूमिका, अच्छा इधर है 4%। मैं सोच रहा था ये 5वां आंसर कहाँ से आ गया, ये एक्स्ट्रा दिया रहता है एक बार फंसाने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख रहे हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा जी लिख रहे हैं। उत्तर भारत की संत परंपरा, ये नया है तो आप याद रखेंगे कौन लिख रहे हैं, परशुराम चतुर्वेदी जी। दूसरा इतिहास मैंने बता रखा है, बच्चन सिंह जी लिखे हैं, ठीक है। अब आया मजेदार प्रश्न, कह रहे हैं इतिहास लेखकों को, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों को कालक्रम अनुसार रखिए। अब ये जो है जो पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बस उन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है इस तरह का प्रश्न। जूनियर बच्चे जो है वो उसको इस प्रश्न को दूसरे रूप में एंजॉय करेंगे, लेकिन जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे, देखिए नेट जेआरएफ का में कुछ पूछा गया भी प्रश्न है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ कवियों का, ये इतिहासकार लेखकों को याद रखना पड़ेगा आपको, बहुत सारे, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट उनका तो याद रखना पड़ेगा। जैसे रामचंद्र शुक्ल 1884 ईस्वी में जन्म लेते हैं, राम कुमार वर्मा जी 1905 ईस्वी में जन्म लेते हैं, ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 1907 ईस्वी में जन्म लेते हैं। मिश्र बंधु जी कब जन्म लेते हैं पता नहीं, लेकिन ये 1913 ईस्वी में लिख रहे हैं। ये एक चीज़ देखिए 1913 में लिख रहे हैं, हाँ, तो बहुत अधिक चांस है कि ये सबसे बड़े हों, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसमें सबसे छोटे हैं, ठीक है। तो मिश्र बंधु जी किधर हैं, मिश्र बंधु जी, फिर रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा जी 1905 के हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 1907 ईस्वी के। 1907 ईस्वी में बहुत लोगों का जन्म हुआ, 1911 ईस्वी में तो 72 लोगों का जन्म हुआ। ये सब आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने कहा है, अब बहुत हो गया, ये गुलेरी जी के बारे में हमने देख लिया है। पुरानी हिंदी किसने कहा, अब देखो, इन साहित्य ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए भाई साहब। हिंदी साहित्य और संवेदना का बहुत क्यूट सा किताब है, इतनी आसान भाषा में लिखी गई किताब है कि आप मतलब एक बैठक में लगभग 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। 186 पेज का पुस्तक है, मैं सही से याद कर पा रहा हूँ, अप्रॉक्स 186 पेज का पुस्तक है, हाँ। इसको जो है हम लोगों ने तो ख़त्म कर लिया था, आप भी ख़त्म कर सकते हैं। डी का 2 हो जाएगा, ओके। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास अभी बताए हैं, राम कुमार वर्मा जी लिखे हैं, सी का 1। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसको भी मैं पढ़ रहा हूँ, 1965 ईस्वी में आया हुआ है, गणपति चंद्र गुप्त जी लिखे हैं। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, ओ भाई साहब ये कौन लिखे हैं, हिंदी साहित्य ये हिंदी साहित्य का नया इतिहास मुझे भी नहीं पता कौन लिखे हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 ही चीज़ पता है, अब इन 3 चीज़ के अनुसार हम आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, ओके। तो देखो डी का 3, अरे यार एक ही चीज़ से ऑप्शन आ गया आपका, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डी का 3 से देखो एक ही से आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास मैंने बता दिया, राम कुमार वर्मा लिखे हैं, सी का 1 पहुँच गया है ना सी के पास। बी का 2 हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र। ए का 5 हिंदी साहित्य का नया इतिहास, यार हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ने लिखा है बच्चन सिंह, नया इतिहास तो देखो इसके एक्सप्लेनेशन में ऐसा कर कुछ दे दिया है क्या भाई। 2 ही किताब हमारे दिमाग में है बच्चन सिंह का, ठीक है। एक तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और हिंदी साहित्य का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, 2 ही किताब है। ये किताब मैंने नहीं देखा है, तो मैंने नहीं देखा तो आप एक बार इसको सर्च करिएगा, ठीक है। या फिर आप इंतज़ार करेंगे तो देख लेता हूँ, अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये बच्चन सिंह का है या नहीं, 1 मिनट, यहाँ जो है सीन पे हैं हम, इसको चेंज करता हूँ,
आपका देखते हैं ये बच्चन सिंह का है या नहीं, तो गूगल से ही पूछना होगा ना जी। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, HIND हिंदी HIND हिंदी, एक मिनट कीबोर्ड समय ले रहा है। हम आप दोनों एक साथ कंफर्म हो जाएंगे। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, हिंदी साहित्य का नया इतिहास। हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक और हिंदी साहित्य का नया इतिहास राजेंद्र मिश्र। देखो कह रहे थे ना बच्चन सिंह नहीं लिखे हैं, ये देखो हिंदी साहित्य का नया इतिहास कौन लिखे हैं, राजेंद्र मिश्र जी लिखे हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे या नहीं, देख पा रहे हैं ना। हाँ, हिंदी साहित्य का नया इतिहास कौन लिखते हैं, राजेंद्र मिश्र। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम अब आते हैं मेन कंटेंट पे। ओके, अब देख लिए, कंटेंट चेंज करना होगा। अब आगे हम लोग मेन कंटेंट पे। ओके, गलत चीज़ याद नहीं रखना है। ठीक है, ये बच्चन सिंह नहीं होगा, ये कौन होगा, राजेंद्र मिश्र, राजेंद्र मिश्र। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास ये पूछा है, तो और नेट के पेपर में पूछा है, तो देखो मुझे लग रहा है गलत है, गलती से टाइप हुआ बच्चन सिंह, क्योंकि नया इतिहास हमने आपको दिखा दिया कि वो राजेंद्र मिश्र जी लिखे हैं। ओके, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है, कब से माना जाता है, प्राकृतिक की अंतिम अवस्था से। ठीक है, प्राकृतिक की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से। ठीक है, अपभ्रंश पे आप देखेंगे कि अपभ्रंश अपभट्ट और इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब देखो, निम्नलिखित में काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है। ठीक है, आप इसीलिए मैंने जो है एक तो ऑप्शन आपको बता दिया था कि श्याम सुंदर दास तो है, ये मैंने एक क्वेश्चन का डिस्कशन के दौरान आपको बताया था। अब देखो दो और नाम है श्याम सुंदर, यहाँ भी 2S का सीन है, 2S यहाँ भी है, यहाँ लेकिन राम है, 2S के बाद एक राम नारायण मिश्र जी है। ठीक है, श्याम, राम और शिव। बनारस में आइए, गली गली में मंदिर मिलेगा और नाम भी ऐसे ही मिलेंगे, राम, श्याम, शिव। ठीक है, ये शिव की नगरी है, जानते हैं। तो इस तरह के नाम बहुत आसानी से मिलते हैं। ओके, नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना, अभी जो हम लोग जाते हैं वहाँ देखता हूँ कंडीशन बहुत जर्जर हो चुकी है, किताबें में धूल बैठ गया है, किताबों को छुए तो फिर लगता है किसी नवजात शिशु को छू रहे हैं या फिर ऐसे बूढ़े को छू रहे हैं, तो छूने से उसकी हड्डियाँ गल जाएंगी, उस तरह की स्थिति है। तो उसको रिनोवेशन और गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। खैर, हिंदी साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य क्या है, जन समूह के हृदय का विकास। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, इसको चाहिए आपको कि आप दीवार पे चिपका लें। बाल्किन भट्ट जी इसको कहते हैं। कुछ स्टेटमेंट जो दिए हुए हाँ उसको आप देखें। हिंदी नई चाल ढाल में ढली, किसका स्टेटमेंट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है, चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये इस नाम से मनुष्य साहित्य का लक्ष्य है, इस नाम से उनका एक निबंध है अशोक के फूल में। इतिहास ग्रंथों को कालक्रमानुसार सजाएं। ठीक है,
आप देखो, मिश्र बंधु विनोद जी लिखते हैं। मिश्र बंधु विनोद कब आता है? 1913 ईस्वी में। ठीक है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान कब आता है? बताइए। 1888 ईस्वी में। किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का है। जो आप देख रहे हैं, जो आपको लग रहा है नहीं याद रहेगा, तो आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए वीडियो को रोक करके। ठीक है। शिव सिंह सरोज जो है कब आता है? 1800। KVS इसको गलत मान लिया था, लेकिन ये 1888 ही होगा। इस्तोदार ला लिटरेचर हिंदुस्तानी जो है आप देखेंगे 1839 में आता है। ठीक है। तो आप 1839 वाला सबसे पहले होगा, तो इस्तोदार ला वाला कहाँ है? ये बी नंबर में ऑप्शन आप देखेंगे सबसे पहले है। कुछ नहीं पता होता तो भी आप कर लेते हैं, पहला इतिहास का पुस्तक यही है, और एक भी ऑप्शन ऐसा दिया नहीं है, तो ऑप्शन बी ही सही हो जाता। फिर देखो 1839, फिर 1888 मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। एक मिनट, ये 1888 हो जाएगा ना? शिव सिंह सरोज वाली, हाँ सही बात है, 1888 है ना? हाँ, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ 1888, फिर मिश्र बंधु विनोद 1913। ठीक है। यदि आप लोगों को बच्चों को रोने की आवाज़ जा रही होगी तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बच्चे रोते रहेंगे। ठीक है। उससे प्रभावित नहीं होना है। बच्चों का काम है रोना और अपना काम है पढ़ना। ओके। अब कह रहा है भाषा काव्य संग्रह किसका है? महेश दत्त शुक्ला जी का है। भाषा काव्य संग्रह कब आया है? 1873 में। हिंदी साहित्य का अतीत हमने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य का अतीत के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी लिखे हैं, और इनसे मैं सहमत नहीं हूँ। मीरा को लेकर के जो बातचीत किए हैं, उसमें स्त्रियों को लेकर के जिन इनकी बातचीत है, उसको लेकर मैं सहमत नहीं हूँ अभी भी। बाकी आप विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी का इंटरव्यू हिंदवी पे देख सकते हैं। हिंदवी जो यूट्यूब चैनल पे, उसमें काफ़ी मज़ेदार आदमी है हिंदवी। आप अपने साहित्यकारों से मिलते रहिए। ठीक है। और ये मिलने हिंदवी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है अभी साहित्यकारों को आपसे मिलाने के लिए। आप उस चैनल पे जाएंगे, आप देखेंगे इस तरह की बातचीत हो रही है। बहुत सारे साहित्यकार आए हैं वर्तमान से लेकर के, जो पुराने साहित्यकार हैं वो भी। हिंदी साहित्य का अतीत जो है पहली बार 1959 में आया है, दूसरा भाग 1960 में। 2 ही भाग में है। ठीक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास जो है 1924 ईस्वी में लिखते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य भी लिखते हैं, लेकिन हिंदी भाषा का विकास आप याद रखेंगे 1924 ईस्वी में लिखते हैं। ओके। अब हम लोग अंतिम की तरफ हैं। अरे एक मिनट, लैपटॉप चार्ज, ये तो डिस्चार्ज ही हो जाता। 1 मिनट, लैपटॉप को थोड़ा चार्ज में लगा दो वरना ठीक नहीं रहेगा। चार्जिंग ऑन। ओके। अब देखूं कहाँ तक पहुँचे? 104 तक पहुँचे। अब हम 105 की तरफ आ रहे हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये तो बहुत बाद की किताब है। बस इसी को देख लीजिए, आधा इतिहास कब आया है, सबसे अंत में कहाँ है? देखो आधा इतिहास, ये 2003 की पुस्तक है। ठीक है। एक ऑप्शन देखिए, आंसर मार के आ जाएंगे। 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। हालांकि है आपको ये याद रखने का, लेकिन आप थोड़ा लॉजिकल होंगे तो कुछ क्वेश्चन को आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको कर दिया। मध्यकालीन बोध का स्वरूप किसी को पता ही नहीं होगा किसका है, नहीं है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, आपको 1986 की पुस्तक है। ठीक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आप जान रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से आपको याद भी रखेंगे। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है, हमने आपको बताया था। ठीक है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हालांकि जो है कितने इंपॉर्टेंट राइटर हैं, लेकिन ये जो है उतना प्रकाश में नहीं आया है। तो ये है हज़ार प्रसाद द्विवेदी जी का मध्यकालीन बोध का स्वरूप। ठीक है। फिर 1986 में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह 1996 में लिखते हैं। आधा इतिहास मैंने बता ही दिया, सुमन राजे लिखते हैं। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका, हिंदी साहित्य इतिहास भूमिका, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका, साहित्य ग्रंथ इनमें से किसका है? ये मतलब नाम जो है समझ नहीं आ रहा किसका है। नाम ही लग रहा है गलत लिख दिया। ठीक है।
हिंदी साहित्य की इतिहास, नाम नहीं अजीब लग रहा है, ये क्वेश्चन उतना मज़ेदार नहीं है, जाने दीजिए, टाइपिंग गलत होगा वहाँ। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो आपको बताया है कि जो है जॉर्ज ग्रियर्सन 11 खंड में अपने काल विभाजन करते हैं। ये भी कई बार प्रश्न ब्रज का कृष्ण काव्य लेकर के जो प्रश्न था उसमें आपको बताए थे। एक चैप्टर ये भी है उनके यहाँ, तुलसी नाम का एक चैप्टर है, जयसी नाम से एक चैप्टर, जयसी को लेकर के एक चैप्टर है। तो ये चीज़ देख सकते हैं। एक ये याद रख सकते हैं आप, जो है तज़किरा ए सुरमई जो है मौलवी करीम उद्दीन का है, 1848 ईस्वी में लिखे हैं। ठीक है, एक बार और काल विभाजन देखना चाहे उनका तो चारण काल, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, जायसी के प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण का, मुगल दरबार, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महाराणा विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, ये सारा नाम है। निम्न से कौन सी रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था किंतु बाद में स्वतंत्र रूप दिया गया? हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बातचीत हो रही है। ठीक है, बाद में शुक्ल जी को लगा नहीं ये किताब अलग से पब्लिश होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास उस भूमिका से उठा करके अलग से पब्लिश करवाया। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? हाँ, तो वीर काल कहते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, इम्पोर्टेंट नहीं है। आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी में है। ठीक है, वो हिंदी शब्द सागर जो है 1929 में आई है। अमीर खुसरो का पूरा नाम, बहुत क्यूट सा प्रश्न आया था जब हम लोग एमए के एग्जाम दिए थे एंट्रेंस के लिए, तो ये प्रश्न आया था कि अमीर खुसरो का ओरिजिनल नाम क्या है? तो अबुल हसन उनका नाम है। ठीक है, यमीनुद्दीन खुसरो, यमीनुद्दीन खुसरो, ये तो और थोड़ा एडवांस हो गया, हम लोगों ने अबुल हसन याद करके रखा था, तो ये चीज़ें यहाँ बन गई। ठीक है, हिंदुस्तान की तूती अपने आप को कहते हैं। खाली कबाड़ी में क्या है? बहुत सारी पर्यायवाची शब्द हैं एक गीत में। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, ये उदय नारायण तिवारी है। उद्भव और विकास किसका है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का। कब आया है? 1952 ईस्वी में, हायर एजुकेशन एग्जाम 2015 में आया प्रश्न, उद्गम और विकास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया? ऑब्वियस सी बात है ग्रियर्सन। अभी 11 पार्ट में हमने उसको देखा, ग्रियर्सन जी हो जाएंगे। हिंदी नवरत्न का रचना काल कब है? हिंदी नवरत्न जो है मिश्र बंधु लिखते हैं 1910 ईस्वी में। ठीक है, मिश्र बंधु के बारे में। आधुनिक काल को गद्य काल कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। हम लोगों ने देख लिया है, बिल्कुल अंतिम पे हैं हम लोग, इसको खत्म करके हम लोग चला जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हिंदी साहित्य का विकास जो था उसको परिमार्जित करके ये लिखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो ये यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम में पूछा गया एग्जाम प्रश्न है। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो मिश्र बंधु विनोद द्वारा, तो ऑप्शन में है, ऑप्शन में मिलेगा मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद कब आया हुआ था? 1913 ईस्वी में, 3 पार्ट आया है। फिर उसके बाद 1934 ईस्वी में चौथा पार्ट आया ना, 4th पार्ट। ओके, साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। तो ये जो है शुक्ल जी अपनी भूमिका में लिखते हैं। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत हिंदी का पक्ष किसने लिया था? संस्कृत
निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था लक्ष्मण सिंह ने, और जो है शिव प्रसाद सितारे हिंद ने उर्दू मिश्रित हिंदी का पक्ष लिया था। ठीक है, बतिया समझ रहे हैं, उर्दू मिश्रित हिंदी का। तो हम लोग कैसे याद रखते हैं इसको, संस्कृत निष्ठ। लक्ष्मण जी थोड़ा क्रूर थे, वो बहुत ज़्यादा एस्टेटिक थे। ठीक है, कभी भी गुस्सा हो जाते तो लक्ष्मण सिंह की भी यही प्रवृत्ति थी, गुस्साते बहुत थे। हिंदी मतलब हिंदी, संस्कृत से आई है तो संस्कृत ही लिखेंगे। लेकिन शिव प्रसाद सितारे हिंद जी जो थे वो थोड़े लिबरल आदमी थे, इसलिए उर्दू को साथ रखने की बातचीत करते थे। अंतिम प्रश्न है, 121 रुपये का दान करिएगा। 121वां प्रश्न है, कुछ नहीं दान वान करना है, आप अच्छे से पढ़िए, बस यही दान होगा कि आप लोग जॉब पा लीजिए, और क्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय कब है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल, ठीक है, 1050 से 1375 ये आदि काल है, 1375 से 1700 यही भक्ति काल है ना, ये रीत काल है, ये आधुनिक काल है। ठीक है, एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में, एमपी वाले पता नहीं कब एग्जाम लेंगे। ठीक, तो आंसर बी हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों से गुजर के जो है बहुत सारी चीज़ें सीखें। ठीक है, आप चाहते हैं कि हम इस तरह के क्वेश्चन लाते रहें आपके लिए, आपके प्रिपरेशन को आसान करते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपके दोस्त बंधु हों कोई तैयारी कर रहे हों, उनके पास भेज भी सकते हैं इस चीज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है तो कम से कम वीडियो तो देखते रहिएगा। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। साहित्य सहचर को सब्सक्राइब करना भूल ही जाते आप लोग, तो भूल जाते रहिए, अब क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।